हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो हम लोग का क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है 10th बोर्ड के लिए और मैं जो पढ़ा रही हूँ क्या है बेसिकली बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम लोग का लगभग अभी तक का 3 चैप्टर हो चुका है जिसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेके, ठीक है, क्रैश कोर्स यानी कि क्या है आपका ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, सारी जिसके लेक्चर वीडियो सारे पहले ही अपलोडेड है, वो देख सकते हैं तो वो देख लीजिए एंड देन उसके बाद क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले जो सीरीज चल रही है हम लोगों की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, उसमें हम लोगों का क्या हो चुका है, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम वो मैंने करा दिया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर था हमारा बेसिकली इससे पहले जो हमने कराया वो जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके पहले आपकी इतनी जो है सारे के सारे प्रैक्टिस करा चुकी है। ठीक है, अब जो हमारा क्या होगा अगला चैप्टर क्या है, जो चौथा है हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो आज हम लोग का जो प्रैक्टिस होगा वो क्या होगा, आनुवंशिकता एवं जैव विकास से। तो सब लोग तैयार हैं, रेडी? तो हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, अब देखो अगर हम ये पहले समझें कि हमारा जो टॉपिक है यानी जो हमारा चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, जैव विकास। तो ये जैव विकास मतलब आनुवंशिकता मतलब क्या होता है, आनुवंशिकता मतलब ये होता है आपका कि जो भी गुण, ठीक है, हमारे पेरेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, कोई भी नेचर है या किसी भी प्रकार के फिजिकल आपके जो अपीयरेंस है वही उनके कहाँ जाते हैं, बच्चों में भी जाते हैं। तो ये जो गुण का जो ट्रैवल होता है पेरेंट्स से कहाँ पे, बच्चों में, ये हमारा क्या हो जाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। और इस आनुवंशिकता के थ्रू किस तरीके से जैव विकास में की ओर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ हम लोग के पूर्वज कौन है, बंदर है, तो आखिर कैसे हुआ कि बंदर से हम लोग इंसान बन गए। ठीक है, इस तरीके से, या बंदर भी पहले आपके रेप्टाइल्स यानी कि हमारे जितने भी धरती पे जितने जीव दिख रहे हैं ना वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, हम लोग वहीं से डेवलप कर करके बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, यानी जैव विकास, उस तरीके से हम लोग आए हैं। तो किस तरीके से आनुवंशिकता जैव विकास को ये अफेक्ट करता है वही इसके बारे में इस चैप्टर में है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। हमारा क्वेश्चन है कि जब जीव की उत्पत्ति धरती पे हुई थी, ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, पानी में हुई थी। अब पानी में हुई थी मतलब जल में हुई थी, समंदर में हुई थी, तो इस तरीके से क्या पता चलता है। ठीक है, तो ये तो उत्पत्ति हुई, अब उसके पहले क्या नहीं थी ये बताया जा रहा है। ठीक है, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, जीवों की उत्पत्ति के पहले क्या नहीं था। ठीक है, तो अब इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जीव उत्पत्ति के समय क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, यानी पहले कैसा इन्वायरमेंट था। तो आप लोगों को भी पता है, बिग बैंग थ्योरी बताया जाता है कि हमारे जब पृथ्वी बनी थी, अर्थ बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था, वो तो एक खौलता हुआ लावे की तरह था, धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ, फिर बारिश हुई तो समंदर का निर्माण हुआ, काफ़ी सालों साल बारिश होती है। ठीक है, तो आपके समंदर के निर्माण हो गया। तो उस समय क्या था ना कि इस तरीके के जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं CO2, NO2, O2, ठीक है, जो बच्चे पहले से जानते हैं उसको पता है आंसर कि क्या होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, जीवों की उत्पत्ति से पहले O2 की उत्पत्ति कब हुई थी, आपका जब कोई लिविंग, ठीक है, कोई जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कब, उसमें भी क्या, जो ऑटोट्रॉफिक है, कौन है, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि खुद से अपना भोजन बनाने वाला जो जीव है उसने क्या किया, बेसिकली फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या रिलीज होता है, O2 गैस रिलीज होते हैं ना बाहर, क्या रिलीज होते हैं, O2 गैस। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जब आया तब जाके O2 गैस आपके वायुमंडल में उत्पत्ति हुई। अब O2 गैस जब आएगा तब ना आपके कार्बन से रिएक्ट करेगा तब आपका CO2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NO2। अब आप बताओ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आने से पहले बोल रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आने के बाद ये सब बनना है ना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा यानी कि ऑटोट्रॉफिक जो प्रकाश संश्लेषी जो जीव होते हैं जिसके थ्रू अपना खाना बनाते हैं वो बनाएंगे, तब O2 गैस बनाएंगे, तब वो क्या बनाएंगे आपका, उससे रिएक्ट करके CO2 बनेगा, उससे रिएक्ट करके NO2 बनेगा। पहले का जो इन्वायरमेंट था ना उसमें क्या बना था, NH3, CH3, ठीक है, CH4, आपकी ये सब चीज़ें बनी थी, ईथेन, मीथेन। ठीक है, अमोनिया, सबसे ज़्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ था, वाटर का फॉर्मेशन हुआ था, इस तरीके से हुआ था। फ्री ऑक्सीजन हमारे धरती में ये क्या बोलते हैं, जीव की उत्पत्ति से पहले बनी ही नहीं थी। तो नहीं बनी थी तो आपके
O2 नहीं बना था पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि O2 कब बनेगा, जब कोई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन जो है, फ्री ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही O2 रिलीज करेगा। अब O2 रिलीज करेगा तब कार्बन रिएक्ट करके CO2 बनाएगा और नाइट्रोजन रिएक्ट करके NO2 बनाएगा। तो आपको लग रहा है इनमें से कोई भी बना होगा, क्योंकि यही नहीं बना तो ये दोनों कहाँ से बना हुआ रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। बेसिकली दोनों जो लाइन बोला वो एक ही बोल रहा है। आपका बोल रहा है कि मानव शरीर की जो कोशिका है उसमें केंद्रक है, ठीक है, इसमें जो गुणसूत्र है ना उनकी संख्या कितनी होती है, यही पूछ रहा है। तो सारे बच्चों को पता है कितनी होती है, 23 जोड़ा। कितना होता है, 23 जोड़ा, यानी कि 46 इन नंबर। ये याद करने की चीज़ है। नेक्स्ट हो जाएगा, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। अब जो भी इस चैप्टर को पढ़े हुए आनुवंशिकता में, उसमें हम लोग अलग अलग तरीके से समजात अंग और समवृत्ति अंग पढ़ते हैं, ठीक है। समजात और समवृत्ति दो तरीके के अंग होते हैं जो जैव विकास में नजर आते हैं, दिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को पूछ रहा है कि इसमें से जो कीट के पंख हैं और चमगादड़ के पंख हैं, ठीक है, वो किस तरीके के अंग होते हैं। अब जिनको समजात अंग का डिफिनीशन मालूम होगा वो क्या होगा, ठीक है। समजात अंग का क्या होगा, समजात अंग मतलब होता है जिसकी दो जीव उत्पत्ति के आधार पर क्या होंगे, समान होंगे, परंतु कार्य उनके क्या होंगे, विभिन्न होंगे, ठीक है। कार्य क्या होंगे उसके, विभिन्न होंगे। वो ऐसे क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं। समजात, ये इसको सॉल्व करने का तरीका सुनो। सम मतलब सेम हुआ, समान, और जात यानी जिसकी जात समान हो। जात समान होने का क्या मतलब है कि उसकी उत्पत्ति समान होगी ना, यानी वो एक ही पेरेंट्स के ग्रुप से आते होंगे, एक ही उसके ये होंगे। तो सेम जात मतलब वही है कि कहीं ना कहीं उसकी उत्पत्ति क्या है, सेम है। तो ये हुआ, लेकिन काम क्या करता है वो अलग अलग होता है। अब जरूरी है एक जात वाले जो लोग होते हैं वो सारे काम सेम ही करते हैं, नहीं, क्या हो गया, आपके अलग अलग भी करते हैं। तो वैसे जो लोग होते हैं वो समजात कहलाते हैं। कार्य उनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन उत्पत्ति क्या रहेगी, सेम। समजात, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, जिसकी जाति समान है यानी उत्पत्ति समान है। अगर उत्पत्ति समान तो यानी कार्य भी भिन्न करेगा। अब सोचिए, उससे भी अब ये समवृत्ति समझते हैं, ठीक है। समवृत्ति क्या होता है, दो जीव, समवृत्ति है यानी कि कार्य, ठीक है, दो जीव जिसके कार्य आपके क्या हैं, समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं, परंतु उत्पत्ति अलग अलग होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, समवृत्ति, सम और वृत्ति यानी कार्य को बोल रहा है। तो इसमें क्या समान रहेगा, कार्य समान रहेगा, लेकिन उत्पत्ति आपकी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो समजात और समवृत्ति अंग अच्छे से समझिएगा, पूछा भी जाता है, कभी डिफरेंट भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। समजात बोला गया जिसकी जाति समान है यानी उत्पत्ति समान है, यानी क्या डिफरेंट हो जाएगा, कार्य, ठीक है। समवृत्ति में क्या हो जाएगा आपका, समवृत्ति यानी कि कार्य, इसमें कार्य समान हो जाएंगे लेकिन आपकी उत्पत्ति क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। यानी हम लोग क्या होता है ना, जैसे सेम जात वाले लोग जो हैं वो कार्य सेम नहीं करते, तो समजात का लग गया। तो अलग अलग फिर वापस में जो अब आएंगे, जो कार्य जो सेम कर रहे हैं वो एक ही जात के तो नहीं हो सकते ना, वो अलग अलग जात के हो सकते हैं। तो इस तरीके से इनको क्या बोला जाता है, समवृत्ति अंग बोला जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो क्या होना चाहिए, ये जो समजात वाले में है, नॉर्मल जीवों में देखा जाए तो क्या होता है, इंग्लिश में इसी को होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन, और ये क्या होता है, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। इस तरीके से ये है।
अब ये होमोलोगस ऑर्गन के क्या होते हैं, आपको क्या सेम रखना है, उत्पत्ति क्या है हम लोगों की सेम है, ठीक है। उत्पत्ति सेम रहने का मतलब स्ट्रक्चर वगैरह सेम है। जैसे कि अब देखो हमारे हाथ पैर, ठीक है, फिर हमारे जो चीता है उसके हाथ पैर, फिर आपकी चमगादड़ के हाथ पैर, फिर आपके जो व्हेल है जो पानी में तैरता है उसके हाथ पैर, लगभग क्या होते हैं सबके सेम होते हैं। क्यों, ये सब कोई किस ग्रुप का आता है, मैमल्स का है। ये सब जो मैंने नाम लिया, ह्यूमंस, चीता, चमगादड़, व्हेल, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है आपकी, सबके सब मैमल्स हैं, सबके सब मैमल्स हैं। लेकिन 4 लिम्स के बारे में बात हो रही थी ना, हाथ की। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, लिखने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए इस हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उत्पत्ति सेम हम लोगों की, क्योंकि हम लोग सेम ग्रुप से आते हैं, मैमल से, ठीक है। अब चमगादड़ का देख लो, उसके भी हाथ पैर क्या होंगे, सेम ही होंगे, लेकिन वो अपने 4 लिम्ब किसके लिए यूज करते हैं, जो आगे के 2 हाथ होते हैं वो उड़ने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। फिर चीता, उसके 4 लिम्ब आगे के कितना बहुत तेजी से रनिंग के लिए यूज कर रहा है, काम सेम नहीं हो रहा है ना। और आई आपकी व्हेल की बात, तो व्हेल क्या कर रहा है, वो तो तैरने में लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली वो तैर रहा है, तो उसके क्या हो गए, सेम तो नहीं हुए। क्या बोला मैंने कि वो तो कार्य सेम नहीं हुआ ना, उत्पत्ति सबकी सेम है, सब मैमल्स ही आते हैं, ठीक है। मतलब उसकी जो फैमिली है आपके, ठीक है, तो वो सेम होते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, वो आपके कार्य उसके समान नहीं है, तो वो आपके कहाँ चले जाते हैं, समजात अंग में, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो सारे के अंग, ठीक है, जो मैंने बता दिया। और समवृत्ति में क्या होते हैं, जैसे उड़ने वाले जितने भी जीव है, उड़ने वाले जितने भी जीव है सब एक ग्रुप के तो नहीं आते ना। जैसे कीट वगैरह भी उड़ते हैं, जो भी कीट है उसके पास भी पंख होती है, ठीक है, उसके पंख, और जो चमगादड़ उड़ रहा है या फिर बर्ड्स उड़ रहे हैं, ठीक है, उनके पास जो पंख है उसमें मैच करके दिखाओ, उसके बोन्स या उसके स्ट्रक्चर, उसकी उत्पत्ति सेम नहीं होगी। कीट एक ऑर्थ्रोपोडा कीड़े का ग्रुप का है, चमगादड़ मैमल्स के ग्रुप का है, तो दोनों की उत्पत्ति सेम हुई क्या, नहीं हुई। तो क्या होगा, लेकिन काम तो सेम कर रहा है ना, उड़ने के ही काम कर रहे हैं, दोनों के पंख दोनों के पास जो है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, समवृत्ति अंग होगा। अब इतने से आपको पता चल गया होगा कि आपका ये जो बोला गया है, यानी कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरीके के अंग हैं। तब बताओ किस तरीके के अंग हो जाएंगे, इजीली पता हो गया ना इतने बताने के बाद। जिनको पता है बढ़िया, वो क्या हो जाएगा, समवृत्ति अंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं, अवशोषी अंग। मैंने अभी समजात अंग बता दिया है, तो ऐसा होगा क्या, नहीं। समवृत्ति अंग भी बता दिया है, नहीं। तो बचा हमारा कौन, अवशोषी अंग, ठीक है। तो अवशोषी अंग किसको, अवशेषी अंग, अवशेष, अवशोषी नहीं, अवशेषी, अवशेष की तरह जो बच जाए। तो इसके जो डिफिनीशन है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। तो अवशेष की तरह हो गया ना, वो किसकी तरह हो गया, अवशेष की तरह। तो अवशेषी अंग, इसका एग्जाम्पल में कौन हो जाता है, हम लोग का अपेंडिक्स। कौन होता है, अपेंडिक्स, ठीक है। जो बोलता है अपेंडिक्स हो गया, तो ये हमारे यहाँ कब कोई काम का नहीं है। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, यानी जीन शब्द की जो प्रस्तावना दी थी वो किसने दी थी, एक्चुअली में दी थी किसने, जॉनसन ने। किसने दी थी, जॉनसन, ठीक है। यानी कि आपका ये जॉनसन, ठीक है, सर जॉनसन ने दी थी। यहाँ पे वॉटसन है, गलत। मेंडल ने नहीं दी थी, वेंडेन ने भी नहीं दी थी। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खुद से संबंधित है। यानी मेंडल ने जितने भी नियम दिए हैं, ठीक है, अनुवांशिकता के, उन्होंने बहुत नियम दिए हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है, यानी अनुवांशिकता के पिता बोलते हैं किनको, मेंडल को बोला जाता है। तो मेंडल ने बहुत ऐसे काम किए हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो भी लॉ दिया था, अनुवांशिकता के जो नियम होते हैं, उस वाले में ऐसे क्या रह गया था ना, वो अपने टाइमिंग में वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, ठीक है। उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और वो अपने काम पूरे देश, मतलब पूरे वर्ल्ड को नहीं बता पाए थे। तो उसके बाद ऐसे 3 साइंटिस्ट की ग्रुप बनी थी जिन्होंने क्या किया था, दोबारा से उनके जो नियम बनाए गए थे उनकी दोबारा से खोज की गई थी, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं आपके ह्यूगो डिवेरिस, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कोरेंस, ठीक है, ठीक है। एक क्या है आपका ये सरमक, ठीक है।
तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? सर्वक। लेमार्क नहीं होते हैं, लेमार्किज्म पढ़ा होगा आपने, डार्विनिज्म भी पढ़ा होगा, लीनियस भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा कहाँ जाएगा? सर्वक की ओर, कि उन्होंने दोबारा खोज किया था नियमों का। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? यानी जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के बारे में बात चल रही है ना, तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, डीएनए के तो बने होते हैं, सबको पता है, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए, एक डीएनए और एक आरएनए ऐसा कभी नहीं बना होगा, ठीक है, कि एक स्ट्रैंड आपका किसका हो? डीएनए का, एक स्ट्रैंड किसका हो? आरएनए का। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा गुणसूत्र में, ठीक है। या तो सिर्फ डीएनए का हो सकता है, या तो सिर्फ आरएनए का हो सकता है, ठीक है। डीएनए तथा प्रोटीन के, हाँ डीएनए के साथ प्रोटीन रहता है, वह आरएनए के, ठीक है। वह मतलब क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? और, ठीक है, मतलब अलग, और ये नहीं मतलब या, वह मतलब एक्चुअली में क्या हो जाएगा? ये या, ठीक है, या। तो इस तरीके से डीएनए या आरएनए के ऐसे बने होते हैं। तो डीएनए प्रोटीन के तो बने होते ही है गुणसूत्र, अथवा आरएनए के बने होते हैं। तो आंसर हमारा एप्रोप्रिएट कौन मिल गया? सी, ठीक है। फिर है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन है? अब जो हमारे ये कोशिका है उसमें ये केंद्रक है, इस केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ आपको क्या देखने को मिलेगा? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो ये हमारा कौन है? क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम में ये पदार्थ के बारे में बात आ रहा है, तो क्रोमोसोम किसका बना होता है आपको पता है? डीएनए का। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक। अनुवांशिक पदार्थ बोल रहा है, ठीक है, यानी मटेरियल। पदार्थ तो आपका डीएनए हो जाएगा, ठीक है। डीएनए से ही गुणसूत्र बनता है, ठीक है, और डीएनए के टुकड़े को ही क्या बोलते हैं? जीन बोला जाता है। यानी ये जो हमारा ये है ना, इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है, इसमें से इतना जो टुकड़ा हम बनाए हैं ये क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा, यानी जो काम करता है। तो ये पदार्थ नहीं है, ये फंक्शनल एक चीज़ें हैं। तो डीएनए ही एक्चुअल आंसर होगा। फिर होगा हमारा जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? अभी जस्ट एक पढ़ा था, ठीक है। तो जॉनसन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने या ग्रिफिथ ने? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर हमारा क्या है? जॉनसन। ये मैंने अभी बता दिया। फिर है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलिस जल में उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन से जल में? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, या इनमें से सभी में? आप लोगों को पता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना, मादा एनोफिलिस, ठीक है, वो मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, ये सब कहाँ उत्पन्न होते हैं? साफ जल में, स्थिर पानी में उत्पन्न होते हैं, कभी ज़्यादा गंदे पानी में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? साफ जल में हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरीके के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये भी आपका किस में हो जाएगा? साफ जल में, जो आपका स्थिर पानी होता है उसमें। फिर है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरीके के जल में उत्पन्न होते हैं? वही सेम है आपका, खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, या इनमें से कोई नहीं? शुद्ध जल, जो साफ पानी होता है ना, उसमें। समजात अंगों के उदाहरण है। अभी समजात पता चल गया ना, तो उसके उदाहरण भी मालूम हो जाएंगे। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। देखो हमारा हाथ हो गया, ठीक है, और कुत्ते का अग्रपाद यानी वो जो चलता है, ठीक है, उससे। तो बेसिकली मैंने इसका बता दिया है कि आपको देखना है कि समजात मतलब क्या होना चाहिए? हमारी जाति समान होनी चाहिए, यानी उत्पत्ति कहाँ से है? सेम जगह से है, लेकिन काम क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो हमारा हाथ अलग काम करता है, कुत्ते का हाथ अलग काम करता है, यानी वो अलग दौड़ने के लिए, खेलने के लिए यूज़ करता है उसका। आपको ये देखना है कि कुत्ते और हम सेम जगह से आते हैं, यानी वो भी मैमल्स हैं और हम भी मैमल्स हैं, बताया गया, ठीक है। कुत्ते, चीता, हाथी, घोड़ा, ये सब कहाँ पे आते हैं? मैमल्स में ही आते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वो बेसिकली उत्पत्ति समान होगी। तो आपका समजात अंगों में उदाहरण ये हो सकता है। आगे देखते हैं, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ठीक है। अब हमारे दांत तो चबाने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, बेसिकली, और हाथी के दांत भी किसके लिए हो रहे हैं? चबाने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो कुछ दांत है वो क्या हो गया? आगे टस्क बना लिए हैं, ठीक है, जिससे वो कोई और भी काम करता है। आलू एवं पास के ऊपरी भस्तरी, देखो ये दोनों तो हो गया, ठीक है। ये बेसिकली ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जा रहा है। आलू एवं
तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 मिल गया ना, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। देखो आलू वाला जो भी है वो क्या है वो समझ लेते हैं। आलू क्या है, हमारा स्टेम होता है, तना होता है, ये जान लो। ठीक है, ये जो आलू है, ठीक है, वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है और क्या करता है, वो खाने को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ये हो गया। अब आलू अगर होना है समझात अंग में जाना है, यानी स्टेम ही होना चाहिए लेकिन काम कुछ और करेगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या होगा आपका, ऐसे स्टेम देखने हैं आपके जो स्टोरेज का काम ना करे, नॉर्मल कोई और काम करता हो। ठीक है, तो उस वाले में कौन हो जाएंगे आपके, बहुत सारे स्टेम है नॉर्मल, जो अदरक वगैरह हो गया। ठीक है, फिर आपका टेंड्रिल्स ये सब हो जाते हैं, उसके साथ इसका आ जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। फिर है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, हम जो विकास कर रहे हैं तो इनमें से जो दिए हुए चीज़ है उसमें से हम ज़्यादा किसके समीप नज़र आते हैं, चीन के विद्यार्थी से, चैंपैंजी से। ये देखना कि विकासीय दृष्टिकोण, ये विकासीय दृष्टिकोण नहीं कि मतलब पढ़ने में क्या है, ग्रोथ करने में क्या है, वो नहीं, दिखने में हम कहाँ से विकास करके आए हैं। ठीक है, यानी कि हम किस, जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ से होकर आया है, किस जीव से होकर आया है। तो चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से। अब आपको दिख रहा होगा जीवाणु तो नहीं होगा, मकड़ी भी नहीं होगा। अब चीन के विद्यार्थी और चिंपैंजी में, मैंने बोला चीन के विद्यार्थी तो हम जैसे ही दिखते हैं ना, कहाँ से किससे अधिक समानता होती है वो आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण याद रखना। ठीक है, विकासीय दृष्टिकोण बोल रहा है, ऐसे हम लोग ऐसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला, हम लोग तो चीन के विद्यार्थी से ही समीप लगेंगे ना। तो पर विकासीय दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, यानी दो जीव में, ये तो सेम ही जीव का हो गया। चीन का विद्यार्थी मतलब क्या हुआ, हम ह्यूमंस में ही हो गए ना, तो ह्यूमंस में तो हम ऑफकोर्स सब सेम ही लगते हैं, सिंपली सी बात है। हमारी यानी चीन के विद्यार्थी भी हमारे में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी समानता किससे ज़्यादा दिखेगी, चिंपैंजी से, कि हाँ 2 पैर 2 हाथ होते हैं, चेहरे भी थोड़े बहुत मिलते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चिंपैंजी हो जाएगा। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी, कम होगी, ये डॉट डॉट है, अधिक होगी या एक समान होगी। क्या बोला, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती हैं क्या, नहीं, उसमें दम नहीं होती है। एक जीव है उसमें लैंगिक जनन होगा, डिट्टो दूसरा सेम बन जाता है। ठीक है, लेकिन वही लैंगिक जनन होगा तो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हम डिट्टो पेरेंट्स की तरह दिखते हैं क्या, नहीं, बोले कहते हैं कि हाँ पेरेंट्स की तरह दिख रहा है, पर टोटल तो नहीं दिख रहा है ना, हम लोग में चेंजेस आ जाती है। ठीक है, तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो वही बोल रहा है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं क्या होती है, ज़्यादा होगी कि कम होगी। देखो लैंगिक जनन के उपरांत जो संतान होंगे उनमें अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं जो होती हैं वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, यानी कि जो आपके लैंगिक जनन है उनमें तो विभिन्नताएं होती ही नहीं है, वही आपके क्या होते हैं, इसमें अधिक होती है। लैंगिक जनन में क्या होते हैं, अधिक होती है, समान तो नहीं होगी लैंगिक और अलैंगिक के। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, सबको पता है, मटर का प्लांट, चना का प्लांट, सेम का प्लांट, किसका होगा, मटर का प्लांट, पी प्लांट। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने, ठीक है, साइंटिस्ट है हमारे, न्यूक्लिक नाम किसे दिया था, क्या है हमारा क्वेश्चन, फ्रेडरिक मिसर साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लिक नाम किसको दिया था, ये जो दिया हुआ है, नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, HNO3 को या HCl को। अब समझना यहाँ पे HCl, आपको लग रहा है इसको कोई न्यूक्लिक देगा, न्यूक्लिक यानी क्या है, न्यूक्लियस से रिलेटेड। ठीक है, तो न्यूक्लियस से रिलेटेड HCl है हमारा, नहीं, HNO3 वो भी नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल वो भी नहीं, तो नाभिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये न्यूक्लिक
एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं। आपका जो डीएनए है एक्चुअली में किसका बना होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है ना डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड हुआ ना, तो नाभिक अम्ल इसी को दिया था न्यूक्लिक एसिड, यानी कि एग्जैक्टली उन्होंने डीएनए को दिया था। किसको दिया था? डीएनए को फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम दिया था, उन्होंने ही न्यूक्लिक नाम दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट वाला। कौन हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? मतलब इनमें से कौन थे जिन्होंने बताया था कि जो जीन है वो गुणसूत्र का ही भाग है, यानी कि क्रोमोसोम का ही भाग है। यानी जीन क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि आप जो ये डीएनए देख रहे हो, ठीक है, वो इस तरीके से आपका ये डीएनए है, ये डीएनए ही क्या बनाएगा आपका बाद में क्रोमोसोम बनाएगा। इस तरीके से आपके ये बाइसेप्ट का बनाते हैं ना, ठीक है, ये गुणसूत्र यही आपका मिलकर बनता है, तो गुणसूत्र यही हुआ यानी क्रोमोसोम, ठीक है। अब आपको बताया गया क्या कि किसने बताया कि जीन जो है वो गुणसूत्र का भाग होता है, यानी कि ये जो डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए में ये पार्ट मैंने क्या बता दिया? जीन। क्या बना दिया? जीन। यानी कि आपके पूरा डीएनए जो है ना वो जीन का टुकड़ा ही है, यानी कि डीएनए के फ्रैगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। डीएनए के फ्रैगमेंट को जीन बोलते हैं, जो कि कोई काम कर सके, जो कि कोई कार्य कर सके। किसी भी प्रकार का जो सूचना होता है ना वो डीएनए में ही नहीं होता है, और कोई एक स्पेसिफिक को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है 1928 में ग्रिफिथ ने बताया था, 1909 में जॉनसन ने बताया था, 1902 में टी बोवरी एवं सटन एंड बोवरी, ठीक है। बेसिकली सटन एंड बोवरी जो थे ना वो डीएनए का स्ट्रक्चर दिए थे। ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसने किसने दिया था? सटन एंड बोवरी ने डीएनए स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया था, यानी ये तो नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपका 1944 में मैकार्टी ने, ठीक है, तो ये भी नहीं होता है। आंसर आपका कौन जाएगा? 1928 में इन्होंने डीएनए बताया था, ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल की खोज की थी। जेनेटिक मटेरियल बताया था, यानी डीएनए के बारे में बताया था। जीन के बारे में पता है कि जीन की प्रस्तावना किसने दी थी? जॉनसन ने। तो वही बताएंगे ना कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का ही भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अभी ही जस्ट बनाए हैं हम, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, ऐसे एक धागा दूसरा धागा, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं तब से बार बार जो बना रहे हैं, ये कि हम क्या बना रहे हैं? अर्धगुणसूत्र, क्रोमेस्टोम, गुणसूत्र बिंदु, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। बेसिकली ये जो बोला ना 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जितना भी गुणसूत्र होता है हमारा वो 2 कुंडलित धागों का बना होता है, तो यही डीएनए, इसको क्या बोलते हैं? डीएनए। तो आंसर तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अर्धगुणसूत्र उसको नहीं बोलेंगे, यानी हाफ क्रोमोसोम। क्रोमेस्टोम जो बोल रहा है, ठीक है, ये अलग चीज़ है आपका। गुणसूत्र बिंदु भी नहीं, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम का कोई पॉइंट। तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, डीएनए आंसर होना चाहिए। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकरण उत्तम है? ठीक है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प, यानी शारीरिक रूप से कौन है जो सबसे उत्तम नजर आ रहा है, यानी जो सबसे सही होना चाहिए? जीवाणु, मकड़ी, मछली या चिंपैंजी? अब आप खुद देख लोगे, बताओ। ये तो एक सिंगल सेलुलर सेल है, ये तो नहीं हुआ ना शारीरिक आधार पे एकदम अभिकल्प इसका उत्तम। मकड़ी तो छोटी सी प्राणी है एक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। मछली इससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, कि हाँ चलो, ठीक है, इस तरीके से। चिंपैंजी, अब आपको पता है ये सब में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? हमारा चिंपैंजी। तो विकास के आधार पर ये यहाँ से ही सब यहाँ पहुँचा है, ठीक है, एक कोशिका से लेकर चिंपैंजी तक। तो चिंपैंजी ही आपका क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट है
प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है? माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या रॉबर्ट हुक? क्या है? माइक्रोग्राफिया, ये किनके द्वारा लिखा गया है? डार्विन के द्वारा। किनके द्वारा? द माइक्रोग्राफिया। बेसिकली ये ऐसे माइक्रोग्राफिया नहीं है, आपके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने नहीं, किसने लिखा था? डार्विन ने। हमारे इस चैप्टर में आनुवंशिकता से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, मतलब जैव विकास, इवोल्यूशन से रिलेटेड, तो माइक्रोग्राफिया भी इन्हीं का लिखा हुआ है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? यानी बौने पौधे के बारे में आपको बताना है। आनुवंशिकता जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इस तरीके से पढ़ाया जाता है। कैपिटल टी किसके लिए होता है? डोमिनेंट जीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डोमिनेंट जीन। यानी कैपिटल टी से क्या होगा आदमी? टॉल होगा, प्लांट क्या हो जाएगा? टॉल, ठीक है। और स्मॉल टी क्या बोलते हैं इसको? रिसेसिव जीन। इससे क्या होगा? डॉर्फ, यानी कि बौना। डॉर्फ मतलब क्या होगा? बौना प्लांट, ठीक है। तो ये बौना प्लांट होगा। तो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि टी जो है, टी जब रहेगा इसके साथ तो सिर्फ इसकी चलेगी, ठीक है, इसकी नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है। जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी, अगर ये दोनों को साथ में कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ जोड़े में होते हैं ना, हमारे यहाँ गुणसूत्र कहते हैं 23 जोड़ा, तो जोड़ा आना जरूरी है। कैपिटल टी या स्मॉल टी आया, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि क्या होगा प्लांट का हाइट, टॉल होगा कि स्मॉल होगा। तो आपको पता है कि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा स्मॉल टी पे, तो ये प्लांट कैसा नजर आएगा? हमारा टॉल नजर आएगा। कैसा आएगा? टॉल। और वही है स्मॉल टी रहता तब जाके ये क्या होगा? बौना होगा, ठीक है। क्या होगा? बौना, यानी कि डॉर्फ हो पाएगा। तो डोमिनेंट जीन जो होता है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्न में से कौन पौधा बौनेपन को दर्शाता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी बौनापन होगा? नहीं, ये तो टॉल ही रहेगा। अब ये स्मॉल टी एक साइड कैपिटल लिख दिया, तब भी क्या होगा? ये डोमिनेंट है तो ये अपना दिखाएगा ही, यानी कि इसकी राज चल रही है। जो छोटे जीव है उसके सामने बड़ा जीव अपने आप को तो डोमिनेंट समझता है, यानी कि हाँ मालिक है, मेरा राज चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें रहती है। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी टॉल। अब ये स्मॉल टी, तो ये कैसा होगा? बौनेपन को दर्शाएगा ना, बिल्कुल। और वही ये क्या हो जाएगा? ये भी टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा सी। फिर नेक्स्ट, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ये जो दिए हुए हैं निम्नलिखित लक्षण, उसमें से वंशागत लक्षण कौन सा नहीं है? आँख का रंग। आँख का रंग वंशागत होता है क्या? बिल्कुल होता है। बोलते हैं ना लोग, अरे देखो इसकी आंखें मम्मी की तरह मिल रही है, पापा की तरह मिल रही है, मतलब ऐसे, तो ये वंशानुगत होते हैं। चमड़ी का रंग, चमड़ी यानी कि स्किन का कलर, यानी पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होते हैं कि नहीं, ये आपको समझना है। अभी और भी देखते हैं। शरीर का आकार, आकार निश्चित नहीं है, ठीक है। बाल की प्रकृति भी पेरेंट्स पे जाती है कि बाल की, यानी पेरेंट्स के जो हेयर कलर है, यानी एकदम काला है तो बच्चे के भी हेयर कलर कैसे होंगे? काले ही होते हैं। या फिर लंबे हैं, घने हैं, तो उसके बच्चे के भी हेयर की क्वालिटी वैसे ही होती है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है? वंशागत लक्षण है, ठीक है। चमड़ी का रंग, यानी वही कि अगर पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं? गोरे ही होते हैं, ऑफ कोर्स, इस तरीके से। तो ये भी हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का आकार। आकार जरूरी नहीं है, यानी पेरेंट्स मोटे हैं तो बच्चे भी मोटे रहें, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अपना पतला कर सकते हैं, या पतले हैं तो बच्चे भी पतले हो, ये भी जरूरी नहीं है। वो आपके आकार डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। फिर क्या हो जाएगा? द्विसंकर क्रॉस, ठीक है, के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों को फिनोटिपिक अनुपात क्या बोल रहा है? ये सब याद करने वाली चीजें हैं आपकी। द्विसंकर यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, इसको याद कर लो, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, फिनोटिपिक मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी रूप से, बाह्य रूप से, बाह्य रूप से वो प्लांट कैसा दिख रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी
स्मॉल टी, स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी होगा, इस तरीके से होता है ना। आपको पता है ये भी टॉल दिखेगा बाहर से, लेकिन अंदर से क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ये भी टॉल नजर आएगा और ये भी टॉल नजर आएगा। बाहर से तो सब देखने में टॉल ही नजर आएगा ना कि कोई प्लांट कितना है, लेकिन अगर अंदर जाओगे, गुणसूत्र के बारे में जानोगे, तो ये पता चलेगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है। तो ये जो बाहर से टॉल दिख रहा है, इसको फिनोटिपिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक बोलते हैं। और ये जो हमारा है, जो ये लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा जीनोटिपिक है। क्या है, जीनोटिपिक कैरेक्टर है, ठीक है, यानी जेनेटिक जीन लेवल पे है ना, तो जेनेटिक कैरेक्टर इसका इस तरीके से है। तो ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में आ जाओ। ये जो है ना, ये इस तरीके से चीज़ें जो देख रहे हैं आप लोग, ये मोनोहाइब्रिड है। क्या है, मोनोहाइब्रिड, यानी हम क्रॉस करवाएं कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, तो एक हाइब्रिड। तो ये मोनोहाइब्रिड के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, क्योंकि एक आदमी में तो दो जोड़े तो गुणसूत्र होंगे ना। ये क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके बच्चे हो जाएंगे। इस वाले क्रॉस को क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड, यानी एक संकर, ठीक है। ये द्विसंकर बोला क्रॉस ना, तो ये एक संकर वाला हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, डायहाइब्रिड क्रॉस पूछ रहा है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई है अच्छे से। डायहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं, देखो कैपिटल टी, ठीक है। इसके साथ दूसरे और भी कोई कलर हो सकते हैं। क्या कलर हो सकते हैं आपका, रेड कैपिटल आर क्रॉस विथ कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। डोमिनेंट पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट, जो बच्चे समझते हैं पहले से ना, वही वो समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे इनको प्रॉब्लम होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल याद कर लेना, फिर इतना मत समझना, ठीक है। डायहाइब्रिड में क्या होते हैं ना, ये बच्चे फिनोटिपिक जो है रेशियो 9:3:1 होता है, ठीक है। ये फिनोटिपिक कैरेक्टर है इसके, ये बच्चे के, ठीक है। फिनोटिपिक यानी इसके बच्चे जो होंगे वो बाहर से किस तरीके से दिखने में आएंगे। तो 9:3:3:1, ये बस याद कर लो। और मोनोहाइब्रिड का क्या होगा, बच्चे इसके 4 होंगे, ठीक है। 4 होंगे तो कितने होंगे, 3:1, ठीक है। यानी 4 बच्चों में 3 बच्चे टॉल है और एक बच्चा क्या है, डॉर्फ। जो मैंने ये बनाया, ये क्या है, डॉर्फ है ना, यानी कि बौना है। तो 3 लंबा है और एक छोटा है, 3:1 मोनोहाइब्रिड में। और इस वाले में बहुत अलग अलग वैरायटीज आती है, ये पूरा डिटेल पढ़ना होता है, आपके 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो बस 9:3:3:1 याद कर लो। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये, ठीक है, आंसर। फिर है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, यानी जो स्त्रियां हैं उनमें लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। आपको पता है स्त्री में XX, मनुष्य में XY, तो क्या होगा, मतलब क्या होते हैं, XX होंगे, XY होंगे, दोनों होंगे। आंसर XX, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन होंगे, XY होंगे, सिंपल आंसर। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने की थी। प्राकृतिक वर्ण मतलब क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें से ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो जीवों का विकास है ना, वो किसके थ्रू बताया है, हमारा प्राकृतिक वर्ण, यानी कि ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू बताया है। नेचुरल सिलेक्शन किसको बोलते हैं, यानी कि नेचर जो है ना सिलेक्ट करती है जीवों को कि किसको इसके धरती पे रखने हैं और किसको हटाने हैं। जैसे आज बोलते हैं ना हम लोग कि हाँ डायनासोर नहीं दिखता है, ठीक है, पर पहले था। तो क्यों, क्योंकि कुछ टाइमिंग तक के लिए डायनासोर का यहाँ पे राज था, लेकिन फिर क्या कर दिया गया, नेचर के द्वारा उसको हटा दिया गया, बेसिकली रिमूव कर दिया गया। यानी नेचर ने उसको सेलेक्ट नहीं किया, पहले सेलेक्ट किया फिर रिमूव कर दिया। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके धरती के लिए नुकसानदायक हो रहे थे। उनकी जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो ये है, ठीक है, आपातीनेस बढ़ गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए थे, तो नेचर ने उसको हटा दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस, ठीक है, एक्सेस किसी भी चीज़ को रहने नहीं देगी नेचर। आज हम लोग भी इस तरीके से कंडीशन में चल रहे हैं, तो हटा ही दिए जाएंगे। तो यही आपका क्या, तो
वो उसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है, यानी उसको हटा के किसी और जीव को सिलेक्ट किया गया जो इस धरती को संभाल के रखे, बचा के रखे, नेचर को जितना ले उतना दे भी, ठीक है, सिर्फ लेते ना जाए जैसे हम लोग की तरह। तो इस तरीके से जो जीव होता है उसको नेचर सिलेक्ट करती है। जैसे कि अभी जैसे हम लोग हैं इस धरती पे सबसे ज़्यादा हम लोग का ही राज चल रहा है देखा जाए तो इस तरीके से में क्या होगा, अभी हम लोग को नेचर सिलेक्ट की हुई है, ठीक है, यानी कि हम लोग रह रहे हैं। बाकी ज़्यादा ये होगा तो हम लोग को हटा भी दिया जाएगा। तो किसने, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? डार्विन ने, मेंडल ने, जेम्स वॉटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, मेंडल का पता है आपको कि वो आनुवंशिकता के लिए था, ठीक है। तो ये होगा क्या? नहीं। जेम्स वॉटसन ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो वॉटसन है वो आपके ये भी डीएनए से रिलेटेड है, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक भी, ये भी आपके डीएनए का ही खोज किए थे अलग अलग तरीके से, ठीक है। आंसर आपका क्या होता है? डार्विन। डार्विन ने ही नेचुरल सिलेक्शन की चीज़ें प्रोवाइड की थी। उन्होंने ही बताया था कि नेचर जो है ना सिलेक्ट करती है, जो नेचर के लिए अच्छा है उसको सिलेक्ट करेगी, बाकी को हटा देगी। मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ। मनुष्य के नाम सबको बताए जाते हैं, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, इनमें से कोई नहीं। कौन होता है हमारा? होमो सैपियंस। ये होमो सैपियंस, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम ऐसे हम लोग लिखते हैं। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? बताओ। अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में? कौन बताएगा? पहले से हम लोग बोलते थे ना कि मानव का उद्भव जंगलों में हुआ है, उधर अफ्रीका में, तो वही आपका अफ्रीका में, ठीक है। अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्या होगा? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के उदाहरण में आते हैं? समरूप, समजात, समवृत्ति या जीवाश्म में? बताओ। बताया हुआ है चमगादड़ और ये पक्षी आपके सेम है क्या? चमगादड़ कहाँ, कौन से ग्रुप का है? मैमल्स का। पक्षी कौन से ग्रुप का है? बर्ड्स करके आते हैं, ठीक है। एप्स ग्रुप, कौन से ग्रुप है इसमें? एप्स ग्रुप है, यानी ये दोनों आपके क्या है? सेम नहीं है, ठीक है। तो आपके सेम नहीं हो पर काम तो सेम हो रहा है ना, यानी उड़ने का ही काम हो रहा है भाई। तो काम जब सेम होता है और जाति अलग होती है तो क्या कर रहा था? काम सेम यानी समवृत्ति। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समवृत्ति हो जाएगा, समजात नहीं, जीवाश्म नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या होगा? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? वही आपका लेमार्क, नोट, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये हो गया आपका आंसर। चार्ल्स मुर, अल्फ्रेड मार्क, ये भी नहीं होगा। फिर है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियम, ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स के नियम या समझो तो आनुवंशिकता के नियम किन्होंने प्रतिपादन किया था? चार्ल्स डार्विन ने नहीं, ये नेचुरल सिलेक्शन के लिए है। वंशागत जो नियम चलते हैं एक वंश से दूसरे, रॉबर्ट हुक तो आपके पता है कि ये सेल के लिए आया था। जेसी बोस या ग्रेगर जॉन मेंडल? आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन। आनुवंशिकता के नियम यही दिए हैं, ठीक है। आनुवंशिकता के नियम किन्होंने दिया है? इन्होंने ही दिया था, और कोई नहीं होगा आपका। इनमें कौन सही है? डिऑक्सीयूरोन्यूक्लिएटोनिन, ठीक है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरिबो, ठीक है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एनीमिया। ये बेसिकली किसके बारे में पूछ रहा है? डीएनए के बारे में पूछ रहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तभी मैंने बताया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्टिविटी नहीं, एनीमिया नहीं, ये भी नहीं, एटोनी भी नहीं, तो क्या होता है इसका? एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कान के निचले हिस्से को कहते हैं, कान का जो ये निचला हिस्सा है ना उसको क्या कहते हैं? कर्णपाली, कर्णरक्षक, कर्णपोशी या कर्णधार? कर्णपाली होगा, ठीक है। कान का जो निचला हिस्सा है उसको ये कर्णरक्षक नहीं, कर्ण ये भी नहीं। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया था? जो जैव विकास है यानी इवोल्यूशन, उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, अरस्तु ने या वाइजमैन ने? वाइजमैन नहीं है, विजमैन थे, ठीक है। जैव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? देखो डार्विन जो है ना वो बाद में आए थे आपके इवोल्यूशन को समझाने के लिए। लेमार्क उनसे भी पहले थे एक्चुअली में। अरस्तु तो आपके क्या है? एरिस्टोटल, ठीक है। तो आंसर जहाँ तक हमको लग रहा है वो लेमार्क होना चाहिए। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितनी प्रकार की होती है? विभिन्नताएं यानी कि जो आपके अलग अलग तरीके से जो जेनेटिक्स विभिन्नताएं हैं उसके बारे में बात हो रही है। 3, 2, 4 या 8। अब यहाँ पे विभिन्नताएं किस प्रकार से बताई जा रही है, जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में। अब ये तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं, इसको बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी जीव के जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? कोई जीव है उसकी जीन की संरचना जो होती है वो क्या कहलाएगी? जीन प्रारूप, जीनोटाइप, A1B दोनों या जेनेटिक्स। संरचना की बात हो रही है। संरचना सिर्फ जेनेटिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में आपको बहुत तरीके से चीज़ें बताई जाती है। तो जीन प्रारूप तो होगा क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए जीन प्रारूप होता है। अब ठीक है, अब जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है हमारा? ये कैपिटल T स्मॉल t जो हम लोग देख रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या होता है? ये तो संरचना नहीं बता रहा है। आंसर ज़्यादा सही क्या है आपका? जीन प्रारूप। लेकिन देख लीजिएगा A1B दोनों होने की चांसेस है, पर जीनोटाइप मैंने अभी बताया था ना कि क्या होता है? जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? किसी जीव की जीन की संरचना बताया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली में ये भी हो सकता है, ठीक है। A1B दोनों कैसे? जैसे टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट का जीन संरचना क्या बोलेगा? कैपिटल T भी हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकता है। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है? अभी जस्ट वही चल रहा था, ठीक है। जीन प्रारूप कहलाएगा, जेनेटिक्स कहलाएगा कि जीनोटाइप कहलाएगा? क्वेश्चन समझना। जीन प्रारूप यानी कि जो जीनोटाइप है तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप में आते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप में आते हैं। तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। वातावरणीय किसके द्वारा बोला है? वातावरणीय दशाओं द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। स्पष्ट रूप से जो दिखाई देते हैं बाहर की ओर, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा? लक्षण प्रारूप। जो बाहर रूप से बोल रहे हैं ना देखने के लिए, फिनोटाइप एक्सटर्नल, ठीक है। तो लक्षण प्रारूप बोलेंगे उसको। हिंदी में जीन प्रारूप, इंग्लिश में वही जीनोटाइप होता है जो पीछे मैंने बताया, ठीक है। ये जो जीन की संरचना है, किसी जीव की जीन की संरचना जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाएगी। और वही जो बाहरी रूप से जो संरचना होती है कि लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, वो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाएगा। फिर हमारा है ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? व्यक्तिगत जीवन में मतलब कि नाविक चलाने वाले थे, व्यापारी थे, पादरी थे या कृषक थे? वो एक्चुअली में ना पादरी थे, कृषक भी नहीं थे। वो पहले तो मतलब किसी जगह के क्या थे? फादर। बोला जाता है ना कि किसी जगह मतलब वहाँ यूनिवर्सिटीज़ होती है, स्कूल जो होती है, वहाँ पे वो पादरी की तरह, फादर की तरह काम करते थे, ठीक है। तो कुछ पढ़ाने का भी रहता था। तो वहीं उन्होंने देखा था कि पी प्लांट को लगा के और इस तरीके से चीज़ें उन्होंने की थी और वहीं पे रह के उन्होंने सारा काम किया था। तो एक्चुअली में वो क्या थे? वो पादरी थे, यानी कि फादर जो होता है। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? जनक पीढ़ी मतलब कि क्या होता है? पेरेंट। जनक मतलब बताने वाला, ठीक है। P से, T से, F से या S से? जनक। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल T को क्रॉस करेंगे स्मॉल t के साथ, तो ये पेरेंट्स हो गए। तो पेरेंट्स को क्या बोला जाता है? P से। और इसके जो बच्चे होते हैं ना, कैपिटल T स्मॉल t इसके बच्चे होंगे, तो इसको किससे होता है? F से, ठीक है। तो पेरेंट, जनक मतलब कौन हो जाएगा? जनक मतलब जो पैदा कर रहा है, तो पैदा करने वाला तो ये हो जाएगा ना, तो किससे हो जाएगा? पेरेंट्स का
पी से, और एफ उसके बच्चे हो जाएंगे फिलियन। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन का आबादी का क्या कहलाता है? किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन, ठीक है, उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन विकास, जीन कोष, भ्रूण विकास या भ्रूण कोष? ये तो नहीं होगा, सिंपल बात है, हम पूरा आबादी पे चल रहे हैं, तो ये जीन पूल कहलाता है। जीन कोष जो है ना, इसका इंग्लिश में जीन पूल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि, ठीक है, या आबादी में स्थित समस्त जीन, उस आबादी का क्या कहलाएगा? जीन पूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीन पूल, यानी कि जीन कोष, पूरा समस्त कोष मतलब रखने वाला होता है ना, उसको। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें जाति का उद्भवन बोल रहा है, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागन होगा, या इनमें से सभी? आप बताओ। जाति का उद्भवन यानी कि अलग अलग प्रकार के स्पीसीज बन सके। न्यू, ठीक है, न्यू स्पीसीज का निर्माण कब होगा? जब विभिन्नताएं आएंगी। क्या आएंगी? विभिन्नताएं, ठीक है, विभिन्नताएं आएंगी। अब बताओ विभिन्नताएं कैसे आती है? लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में होता है क्या? एक से जो दो बनते हैं ये लोग, वे एकदम डिट्टो कॉपी होते हैं अलैंगिक जनन वाले में, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। हम लोग में लैंगिक जनन होता है तो चेंजेस आते रहती है ना, डिफरेंट चेंज आते रहते हैं। तो अगर इवोल्यूशन देखना है, ठीक है, तो अलैंगिक जनन से नहीं होगा। यानी इतनी जो चेंजेस हम लोग के धरती पे दिखी, वो सिर्फ और सिर्फ तभी दिखी जब लैंगिक जनन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो लैंगिक जनन की शुरुआत होने से क्या हुआ? लैंगिक जनन से तो नहीं होगा, अलैंगिक जनन से। स्वपरागन में क्या होता है? अलैंगिक ही समझो, है वैसे लैंगिक जनन, लेकिन इसमें स्व हो रहा है, सेम लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो एकदम डिट्टो बच्चे इसके होते हैं, जैसे पेरेंट्स वैसे ही इसके बच्चे। तो ये भी नहीं होगा। इनमें से सभी तो नहीं होता है, जिसमें क्या होगा? लैंगिक जनन होता है। जाति का उद्भवन उसमें ही होगा। फिर है आंसर, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। क्या बोला? डीएनए अनुक्रम यानी डीएनए के जो नंबर हैं और किस तरीके से वो स्थित है, उसके तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं ना, कि किस तरीके से उसके नंबरिंग अरेंज है, तो उससे हम लोग उसके पेरेंट्स, उसके और भी जो अलग अलग जीव हैं उनके बारे में बता दिए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आणविक व्युत्क्रम, आणविक जातिकृति, आणविक विलोपन या आणविक संकलन। वही मॉलिक्यूलर, बेसिकली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो किसी भी जीव के पूर्वजों की ये कहलाना है, ठीक है। तो आणविक, अणु के लेवल पे आणविक तो सब होगा। अब संकलन मतलब क्या होता है? जातिवृत्त या विलोपन, ठीक है। इंग्लिश में डीएनए अनुक्रम का तुलनात्मक अध्ययन करना है, ठीक है। तो आपके जीवों के पूर्वजों की खोज के लिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, तो फिंगरप्रिंटिंग का हिंदी क्या होता है? ये दोनों में से कोई होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा डॉट में है, देख लीजिएगा। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कि आपकी अनुवांशिकी है जो उसके पिता मेंडल को बोला जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको बोला जाता है? मेंडल को। ये सब नहीं होंगे। किसके मतानुसार, ठीक है, जीवों प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? किसके मतानुसार जीवों प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हेल्डन के द्वारा? ये बताया था डार्विन ने, ठीक है, कि जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये जो फिटनेस, जो बच्चे पैदा करने वाला था ना, उन्होंने, डार्विन ने ही बताया था, ठीक है, कि जो जितना ज़्यादा बच्चे जिसके होंगे वही धरती पर राज करेगा, है ना। ऑफ कोर्स वही होता है, जितने ज़्यादा जिसकी संख्या होगी जिस जाति की, वही आपका होता है। डार्विन ने बताया था। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? नाइट्रोजन यानी कि N2 बेस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? N2 बेस बोलते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक कितने होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो डीएनए में एक्चुअली में जो N2 बेस की संख्या है,
ठीक है। वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं ये पता है सबको? एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन। तो कितना प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। याद कर लेना, ये N2 बेस होते हैं, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज किसने दिया था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन है। कौन है आपके? डार्विन। ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज, नया नया स्पीसीज की उत्पत्ति कैसे होगी और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब किसने बताया था? डार्विन ने बताया था। अरस्तु नहीं है, हेल्डे नहीं है, मेंडल भी नहीं है, ठीक है। किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है? कोई जीव है, उसकी जीन की संरचना क्या कहलाएगी? हम जस्ट पूछा था। लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप नहीं, जीन संरचना पूछ रहा है, ठीक है। जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, अनुवांशिकी विभिन्नता नहीं। फिर है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो अनुवांशिकता कहलाती है। जीवाश्म विज्ञान नहीं, भ्रूण विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान नहीं, अनुवांशिकी। इसको ही जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो ये आपकी बायोलॉजी की ब्रांच है, यानी जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग अनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। सबसे नज़दीकी कौन होता है हमारा? चिंपैंजी होता है। गोरिल्ला से भी ज़्यादा आपका क्या होता है? चिंपैंजी हमारे सबसे नज़दीक पाए जाते हैं। पक्षी तथा तितली के पंख हैं, अभी जस्ट बताया गया। पक्षी बर्ड्स में आएंगे और तितली आपके कीड़े मकोड़े वाले में आते हैं, ठीक है। यानी उसके पंख और इसके पंख की संरचना सेम लगती है क्या आप लोगों को? नहीं ना, यानी उत्पत्ति हमारा सेम नहीं हुआ, लेकिन काम क्या हुआ? सेम। उत्पत्ति सेम नहीं है, काम सेम है। तो क्या है यहाँ पे? समवृत्ति। क्या है यहाँ पे? समवृत्ति। काम सेम है, आपके जात सेम नहीं है, तो समवृत्ति, यानी आंसर आ जाएगा हमारा असमजात अंग, ठीक है। समजात अंग तो नहीं है, अवशेषी अंग भी नहीं है। असमजात अंग करके तो कोई नाम नहीं होता है ना, समवृत्ति होता है एक्चुअली में। अच्छा, वो नहीं है तो ये भी मार सकते हो, ठीक है, कि हम वो नहीं बोलेंगे तो समजात अंग तो नहीं है ना कि एक जैसे वो उत्पत्ति में सेम हो। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है हमारा? अवशेषी अंग का कर्ण पल्लव की पेशियाँ, पूंछ के सेरुकाएँ, निषेचक पटल या इनमें से सभी। देखो कर्ण पल्लव की जो पेशियाँ हैं ये यहाँ पे जो है ना, ये कोई काम का नहीं होता है एक्चुअली में, उतना भी नहीं है, ये हमारा अवशेषी अंग की तरह चलता है। फिर पुच्छ कशेरुकाएँ, पूंछ कशेरुकाएँ मतलब ये हमारा, देखो ये इस तरीके से हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड और बाहर से जो कशेरुक दंड होता है ना, तो एक्चुअली में जो ये पूंछ की तरह बन जाता है ना, ये हमारे कोई काम का नहीं है। पहले जब मानव था, मतलब बंदर की तरह था, तो टेल था उसमें, ठीक है, तो वो टेल की तरह काम करता था, लेकिन अब भी हम लोग में थोड़ा सा ये बनता है, ठीक है, ये हमारे हड्डी में ही रह जाते हैं, तो ये एक्चुअली में किसी काम के नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही है, ये भी अवशेषी अंग में जाता है। निषेचक पटल, निषेचक पटल इसको बोलते हैं। हमारे आई के पास ना एक निक्टेटिक मेम्ब्रेन होता था, तो ये क्या करता था ना, बेसिकली मानव जो पहले जीव जो रहते थे, कोई भी जीव है तो पानी में रहता था, तो ऑल आँख तो उसकी खोले रख के ही रखना पड़ेगा ना ताकि चल पाए। अब हम लोग सोचो आँख खोल के जाएंगे डायरेक्ट, तो आँख में इतनी जलन हो जाती है, पानी डायरेक्ट आपके आँख के साथ टकराएगी तो इन्फेक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम बहुत होने लगती है। तो इससे बचने के लिए एक मेम्ब्रेन था, निषेचक पटल था, ठीक है, जिससे हमारे आँखों को कुछ नहीं होता था, लेकिन अब भी थोड़ा सा रह गया है, तो ये भी कोई काम का नहीं है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। फिर हमारा निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा है जो अवशेषी अंग मानव में? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, नाक, अपेंडिक्स। मैंने बताया था, आंसर क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। यही है जो अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, यानी कोई काम का नहीं होता है। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था? ये न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा? ये रीढ़ की हड्डी, रॉबर्ट हुक नहीं, रिचार्ड। बेसिकली पॉलर्ड होना चाहिए, अगर होगा तो कौन होगा? पॉलर्ड होगा, ठीक है।
इन्होंने ही दिया है, ये इन्होंने तो रॉबर्ट हुक ने तो सेल नाम बताया, रीढ़ की हड्डी तो कोई है नहीं ऐसा, ठीक है। बाकी न्यूक्लियस आपके शब्द जो है पॉलर्ड ने दिया होगा। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये पता है सबको, कितने जोड़े गुणसूत्र पूछा है ना, तो यहाँ ध्यान देना, ठीक है। कितने जोड़े, तो जोड़े बोल दिया है तो 46 नहीं बोलना, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 44 तो नहीं है, 22 भी नहीं होंगे, आंसर क्या हमारा 23, यानी कि 23 जोड़े। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ में अग्रपाद क्या है? मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ क्या है, सेम ग्रुप के हैं क्या? बिल्कुल, आपके दोनों तीनों मैमल्स के ही आते हैं। संरचना लगभग क्या होती है हमारी, दोनों चारों की हाथ जो है आपके सेम ही है, ठीक है। तो समजात अंग होंगे, काम सेम है क्या सबके? मनुष्य का जो अग्रपाद है वो कोई और काम करेगा, बिल्ली का कुछ और है, चमगादड़ का तो खैर उड़ने के लिए काम में आएगा, बिल्ली के लिए आपके क्या है वो दौड़ने के लिए काम आएगा, हमारे लिखने पढ़ने खाने के लिए काम में आता है। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या है आपका समजात, यानी जात सेम है, दिखता सेम है, लेकिन कार्य अलग अलग करता है, ठीक है। तो ये आपके ये हो जाएंगे आंसर समजात अंग। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 1। लिंग गुणसूत्रों की संख्या, बेसिकली जोड़ा नहीं पूछा है तो कितने हो जाएंगे आपके 2 लिंग गुणसूत्र, या तो X या तो XY, ठीक है। तो मानव युग्मकों में, युग्मक बोल दिया ना, युग्मक, अगर ऐसे पूछता तो 3 हम ये बता सकते थे, ठीक है। तो X और Y, तो यही हो जाएगा ना आपका, तो 2 कौन हो जाएंगे आपके 2। जो भी युग्मक बनते हैं उसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या तो 2 ही होती है। निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता बोला गया है? तो सबको पता है, लैमार्क है नहीं, अरस्तु को। किसको बोला जाता है? अरस्तु, यानी कि हमारा यही एरिस्टोटल जिनको हम बोलते हैं, ये यही है अरस्तु, ठीक है। अब ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये लास्ट हो गया है। ये आज हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए गए हैं। मैंने लगभग जो कॉन्सेप्ट आना था, जो ज़रूरी था, वो मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है। सब बच्चों को समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस चलेगा, तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। पहले खुद से ऑब्जेक्टिव आंसर लगाने का कोशिश करना, मेरे आंसर बताने से पहले, ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं तो फिर साथ साथ में प्रैक्टिस चलती रहेगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।